जिसको हम कह सकते हैं मृदा भी कह सकते हैं, मृदा अथवा मिट्टियां। राजस्थान में सॉइल, मृदा अथवा मिट्टियां। सॉइल के अंदर अपन दो वर्ड्स लेते हैं, एक आता है अपक्षरण, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं वेदरिंग। अपक्षरण या वेदरिंग क्या चीज होता है? अपक्षरण या वेदरिंग। तो देखिए ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के 3 लेयर बात होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। पृथ्वी के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपरी परत क्रस्ट कहलाती है, सेकंड परत मेंटल कहलाती है, थर्ड परत कोर कहलाती है। जो क्रस्ट पार्ट है पृथ्वी का, यहाँ पर पृथ्वी पर बहुत सारी चट्टानें मिलती है। चट्टानें जो है मुख्य रूप से कौन से पार्ट में मिलती है? क्रस्ट, ऊपरी सतह पर। अब पृथ्वी के जो ऊपरी सतह क्रस्ट है उस पर चट्टानें हैं। उस चट्टानों पर जो है पानी बहता है, बरसात आदि पानी बहेगा, हवाएं चलती है चट्टानों के ऊपर, सूर्य की लाइट पड़ती है, तापमान वगैरह बढ़ता है। तो इस चट्टानों से जो है वो कण जो है वो टूटकर अलग होते हैं। कण धीरे धीरे टूटते रहते हैं और चट्टानों से अलग होते रहते हैं। ये टूट करके कण जो चट्टानों से अलग हो रहे हैं वो लाखों करोड़ों वर्ष में जो है अपने सब एक ही तरह के कणों के कारण एक विशेष प्रकार की मिट्टी में बदल जाते हैं। तो सिंपल भाषा में कहें तो मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अपक्षरण। अपक्षरण क्या है? मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया। मिट्टी का निर्माण ये कोई रातों रात नहीं होता है। लाखों करोड़ों साल के अंदर जो है एक विशेष प्रकार की चट्टान से एक विशेष प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, बलुआ पत्थर की चट्टान है, सिंपल है। कौन सी मिट्टी बनेगी सबको पता है? बलुआ मिट्टी, अपने बालू मिट्टी। बलुआ पत्थर की चट्टानों से कौन सी मिट्टी बनी? बालू मिट्टी, बलुआ मिट्टी। इसी तरह से बेसाल्ट लावा चट्टान है, सबको पता है कौन सी मिट्टी बनेगी? काली मिट्टी। बेसाल्ट लावा की चट्टान है, लावा के जमा होने से फिर जो बेसाल्ट लावा की चट्टान बनी है उससे काली मिट्टी बनेगी। ग्रेनाइट की चट्टानें हैं तो उससे कौन सी मिट्टी मिलेगी? लाल मिट्टी मिलेगी। अवसादी चट्टानें हैं जो नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से बनती है तो कौन? जलोढ़ मिट्टी। तो इस तरह से ये मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया है। इस मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया को हम अपक्षरण कहते हैं। मिट्टी निर्माण करने की प्रक्रिया जो होती है वो अपक्षरण कहते हैं। इस निर्माण के अगर हम अध्ययन को कहेंगे तो अध्ययन को क्या कहेंगे? पैडोलॉजी। मिट्टी के निर्माण के अध्ययन को क्या कहेंगे हम? पैडोलॉजी। अब हमारे सामने प्रश्न आता है मिट्टी में समस्या क्या आती है? तो सबसे मेन जो प्रॉब्लम जो हर जगह होती है वो होती है अम्लीयता और क्षारीयता की समस्या। जो मेन प्रॉब्लम है अम्लीयता व क्षारीयता की समस्या। आप में से ज्यादातर लोग साइंस के हैं, पीएच के बारे में जानते हैं। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन की पोटेंशियल के आधार पर अम्लीयता और क्षारीयता का निर्धारण करता है। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो अम्लीय, अन्यथा क्षारीय। तो पीएच के बारे में सभी लोग जानते हैं, 0 से लेकर के 7 पीएच तक मिट्टी क्या होती है? अम्लीय। 7 पीएच पर क्या हो जाती है? उदासीन हो जाती है। और 7 से 14 पीएच तक मिट्टी क्या होती है? क्षारीय।
7 से 14 pH की मिट्टी क्या होती है? क्षारीय। 7 जो है उदासीन है। जैसे जैसे हम 7 से कम की ओर जाएंगे 6, 5, मिट्टी में अम्लता क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और वैसे जैसे जैसे हम 7 से ज्यादा की ओर जाएंगे मिट्टी में क्या होती जाएगी? क्षारीयता बढ़ती जाएगी। क्षारीयता बढ़ती जाएगी। 10 से 12 है। 7 से 8.5 के बीच में हम एक क्षारीयता का ही एक रूप और मानते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? लवणीयता। 7 से 8.5 की मिट्टी को प्राय लवणीय मिट्टी भी कह देते हैं। 7 से 8.5 pH की मिट्टी को लवणीय मिट्टी भी कह देते हैं। तो मिट्टी जब हम खेती करें तो हमारी मिट्टी जो है न तो अम्लीय होनी चाहिए ज्यादा, न क्षारीय होनी चाहिए। अम्लीय मिट्टी होगा तो भी खेत में जो है वो अम्लता बढ़ जाएगी, फसल में भी। क्षारीयता होगा तो भी अम्लीय। तो इसके लिए क्या करते हैं, अगर मिट्टी अम्लीय है तो हम क्या करेंगे? चूने का प्रयोग करेंगे। चूना क्या चीज होता है? चूने का फॉर्मूला बताइए। CSO तो कैल्शियम सल्फेट होता है। जिप्सम होता है वो तो चूने का फॉर्मूला क्या होता है? मैं तो साइंस से हूँ, आप में से 50% लोग साइंस से गए हैं भाई। मेरे हिसाब से तो जो है पानी बढ़ेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो है अगर हम अम्लता है तो क्या मिलेंगे? चूना मिलेंगे। तो H जो है वो OH इसको न्यूट्रलाइज कर देगा तो कैल्शियम प्लस वाटर बन जाएगा। तो OH जो कि क्षारीयता दे रहा था उसने अम्लता को क्या कर दिया? न्यूट्रल कर दिया, अम्लता की मात्रा को खत्म कर दिया। ये होता है ना। अम्ल किसकी वजह से? H की वजह से है। अम्ल क्या होता है? पानी में घुलने पर H आयन देते हैं, क्षार पानी में घुलने पर OH आयन देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं, क्षार लाल लिटमस को नीला करते हैं। ये तो पढ़ते हैं ना अम्लता के वजह। H आयन देगा। तो हमने क्या कर दिया? चूना डाल दिया। चूने ने H को क्या कर दिया? डाइल्यूट कर दिया, खत्म कर दिया। तो अम्लता क्या होगी? खत्म होगी। चूना H और OH मिलकर के क्या बन गए? पानी बन गए। तो उस तरह से अम्लता सारी अम्लता खत्म हो गई। इसी तरह से क्षारीयता या लवणीयता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं? जिप्सम का प्रयोग करते हैं। जिप्सम क्या चीज होता है? कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है। ये OH को न्यूट्रलाइज कर देगा। H2SO3 और H2SO4 धीरे धीरे OH को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये ध्यान रखना है कि मिट्टी में अगर अम्लता की मात्रा ज्यादा है इसका मतलब मिट्टी की pH जो है वो 7 से कम है। जितनी ज्यादा कम है उतनी ज्यादा मिट्टी अम्लीय है। और इस अम्लता को दूर करने के लिए हम मिट्टी के अंदर चूने का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से मिट्टी में क्षारीयता की मात्रा ज्यादा है, इसका मतलब मिट्टी में क्षारीयता और लवणीयता दोनों अपन साथ ले सकते हैं। OH आयन की सांद्रता ज्यादा है, जिप्सम का प्रयोग करेंगे और जिप्सम से मिट्टी की क्षारीयता को खत्म करेंगे। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है खेतों में जिप्सम का प्रयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? अगर क्षारीयता लवणीयता दोनों दे रखी तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको है? क्षारीयता को। 7 से 8 8.5 pH के आसपास में हम लवणीयता मान लेते हैं। तो लवणीयता और क्षारीयता दोनों के लिए जिप्सम का प्रयोग करेंगे। एक हमारे सामने समस्या जाती है, कई स्थान पर अम्लीय मिट्टी है, किसी स्थान पर क्षारीय मिट्टी है। तो इनको हम इसका समाधान कैसे करें? दूसरा हमारे सामने प्रॉब्लम आती है मिट्टी में कटाव। जिसका दूसरा नाम है अपरदन। मिट्टी में कटाव दूसरा नाम है अपरदन और इसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन। मिट्टी में कटाव का अंग्रेजी वर्ड क्या हो जाता है? सॉइल इरोजन। कटाव का अंग्रेजी वर्ड क्या हो जाता है? सॉइल इरोजन। कटाव या अपरदन। एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि राजस्थान में मिट्टी में सर्वाधिक कटाव जो होता है, राजस्थान में मिट्टी में सबसे ज्यादा समस्या किसकी है? कटाव की समस्या। सबसे ज्यादा समस्या किसकी है? कटाव की समस्या। कटाव क्या चीज होता है?
तो देखिए जैसे ही हम जमीन के अंदर जाएंगे तो हमें जो है वो मिट्टी में परतें मिलेगी, मिट्टी में परतें मिलेगी इस तरह से, जैसे हम खुदाई करेंगे इस तरह से परतें मिलेगी। ये जो ऊपरी परत है यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, पशु रहते हैं, गोबर वगैरह है, पशुओं की बीट है, कबूतर की बीट है, पशुओं का गोबर वगैरह है, इसको अपन सामान्य भाषा में हुमस कहते हैं। ऊपरी परत में हुमस की मात्रा ज्यादा होती है, ज्यादा होने से ऊपरी परत क्या होती है, उपजाऊ होती है। और इस ऊपरी उपजाऊ परत का ही दूसरा नाम क्या है, मृदा है। अगर क्वेश्चन सजे मृदा वास्तव में है क्या चीज, तो मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत मृदा है। ऊपरी उपजाऊ परत जो है इसी को हम मृदा है, इसी में हमें सबसे अधिक पोषक तत्व मिलेंगे और इसी में हम खेती करते हैं। अब क्या है, जैसे हम नीचे जाएंगे पोषक तत्व पोटेशियम है, मेन पोषक तत्व रास्ता में क्या चाहिए, पोटेशियम है, पोटास जिसको अपन कहते हैं। पोटास के अलावा नाइट्रोजन है, फास्फोरस है। ये अन्य पोषक तत्व जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे खत्म हो जाएंगे, नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऊपरी परत पर ही पौधे हैं, ऊपरी परत पर ही पशु बैठे हैं। अब ये जो ऊपरी उपजाऊ परत है ये अपने स्थान से बिखर जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, कटाव कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, कटाव कहेंगे। ये ऊपरी उपजाऊ परत अपने स्थान से बिखर गई तो मिट्टी क्या होगी, नीचे से बंजर होगी, क्योंकि पोषक तत्व तो यहाँ है। मृदा अपन ने इसी का नाम दिया है, ऊपरी परत का। इस घटना को अपन कहते हैं सॉइल प्रोफाइल तैयार करना। सॉइल किसी भी स्थान पर जाएंगे तो हम सॉइल प्रोफाइल तैयार करेंगे कि इसमें मिट्टी में ऊपरी परत पर क्या है और उसके बाद में नीचे क्या क्या चीजें नहीं। सबसे पहले ऊपरी उपजाऊ परत जो होगी वही सबसे उपजाऊ, इसको हम कहेंगे सॉइल प्रोफाइल तैयार करना। ये ऊपरी उपजाऊ परत अपने स्थान से निकल गई मान लो, तो नीचे तो है ही नहीं, बहुत कम मात्रा में पोषक, इसको उपजाऊ बनने में जो है हजारों साल सैकड़ों साल लग जाएंगे। तो जो ऊपरी उपजाऊ परत थी वो अपने स्थान से बिखर गई, नीचे मिट्टी के आगे बंजर आ गई, इसको हम क्या कहेंगे, कटाव कहेंगे। कटाव को ही हम क्या कहते हैं, मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु, रेंगती हुई मृत्यु। मिट्टी क्या है, रेंग रही है, इधर चली गई इधर चली गई, मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु भी कहते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि कटाव कैसे होता है, ऊपरी उपजाऊ परत क्यों बिखरती है, कैसे बिखरती है। तो बिखरने के हमारे पास में 4 मेन कारण हैं। एक कारण जो आता है, जो सबसे ज्यादा आता है, कटाव का सबसे बड़ा कारण है, वो क्या है, आंधी। एक तो समस्या सबसे बड़ी कटाव की है, और कटाव में भी सबसे बड़ी समस्या किसकी है, आंधियों की। मिट्टी में अगर पूछे सबसे ज्यादा कटाव किससे होता है, आंधियों से। मिट्टी की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो कटाव की समस्या। कटाव सबसे ज्यादा किससे होता है, आंधियों से होता है। आंधियां जो है वो उड़ती है तो ऊपरी उपजाऊ परत जो है उसको बिखेर देती, उड़ा देती है, नीचे मिट्टी बंजर आ गई। अब आंधियां कटाव करती है, आंधियों से सर्वाधिक कटाव कहाँ होगा, आंधियों से सर्वाधिक कटाव कहाँ होगा, और आंधियां सर्वाधिक कहाँ आती है, गंगानगर में। तो फिर कटाव जैसलमेर में क्यों हो रहा है, आंधियां सर्वाधिक कहाँ आती है, तो अपन कहते हैं गंगानगर, और आंधियों से कटाव कहाँ होता है, तो फिर कहते हैं जैसलमेर। ऐसा उल्टा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ वो जैसलमेर में कृषि भूमि है, पौधा पेड़ मिट्टी को बांध लेते हैं, तो इसलिए हवा चलेगी तो भी मिट्टी बंधी हुई से रहेगी। कटाव रोकने के उपाय में अपन सबसे पहला उपाय क्या करते हैं साहब, उस क्षेत्र पर वृक्षारोपण कर दो, जड़ें फैलेगी, जड़ें मिट्टी को पकड़ लेगा। गंगानगर में फर्टाइल लैंड है, सब जगह गंगानगर में क्या है, 92% लैंड पर खेती होती है, तो लगभग सारी की सारी भूमि क्या है, फसलों से बंध जाती है। कटाव होता है लेकिन गंगानगर जैसलमेर जितना नहीं होता है। तो सर्वाधिक आंधियां तो चलती है गंगानगर के अंदर, लेकिन सर्वाधिक कटाव कहाँ होगा, जैसलमेर। आंधियों से सर्वाधिक कटाव कहाँ होगा, जैसलमेर। और सबसे ज्यादा कटाव कौन कर रही है, आंधियां।
पशु। एक चीज तो ध्यान रखना है कि हमारे रेगिस्तान की उत्पत्ति और हमारे रेगिस्तान के प्रसार में सबसे बड़ा रोल किसका है? पशु का। अनकंट्रोल जो है वो एनिमल ग्रेजिंग जो है वो रेगिस्तान के फैलाव का, मिट्टी के नुकसान का सबसे बड़ा कारण है। अनकंट्रोल एनिमल ग्रेजिंग, हमें पशुओं की ग्रेजिंग तो करानी पड़ेगी, उनको चराई तो करानी पड़ेगी, लेकिन हमें कंट्रोल तरीके से करानी पड़ेगी। अनकंट्रोल हुआ तो यह सबसे बड़ा कारण जो है वो रेगिस्तानी। क्वेश्चन बहुत बार आता है, चारों ऑप्शन दे देंगे। रेगिस्तान सबसे ज्यादा किससे फैलता है? आंधियों से फैलता है, पशुओं से फैलता है, या नदियों के कटाव से फैलता है, या और कोई कारण नहीं? पशुओं की अनकंट्रोल चराई। तो पशु चराई रेगिस्तान के फैलाव का भी एक बड़ा कारण है, और अनकंट्रोल पशु चराई करेंगे तो हमें रेगिस्तान का प्रसार तेजी से बढ़ता हुआ मिलेगा। और इस पशुओं के अंदर यहाँ कौन सा पशु लेंगे अपन? बकरी। पशु चराई में सबसे ज्यादा कटाव कौन सा पशु होता है? बकरी। कारण क्या है? कारण क्या है? बकरी जो है ज्यादा घूमती नहीं है, यहाँ अपने के छोड़ दिया, यहीं आसपास इतने में घूमेगी, और यहाँ एक एक पौधा जोगा वो जैसे कहते हैं ना अपन के थाली को साफ कर दिया, भोजन करने बैठे और थाली को ऐसे कर दिया जैसे कोई मतलब क्या क्या हमने मतलब उसको पानी से धो करके उसका लास्ट वाला भी पी लिया, उसमें कुछ बचा ही नहीं है, तो वो उस तरह से कर देगी, एक पत्ती नहीं छोड़ेगी वहाँ। तो अनकंट्रोल मतलब बकरी जो है वो सर्वाधिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि जहां ये चरेगी वहां वनस्पति का नामो निशान खत्म कर देगी। बाकी जैसे भेड़ है या और एनिमल, भैंस है, गाय है, तो वो क्या करती है, पत्तियां चर करके आगे निकल जाती है, और जगह देखते हैं कहीं और कहाँ है और अच्छी कहाँ है, वो तो जो है वो ठीक है, चाहे अच्छी है बड़ी है, बकरी वही खाती रही। तो बकरी सबसे ज्यादा। बाड़मेर की तरफ हमें मिलेगा। तीसरा आता है नदियां। नदियां नदियां कौन से संभाग में सर्वाधिक बहती है? कोटा संभाग। और कोटा संभाग में या हड़ौती संभाग में? कोटा संभाग में नदियां ज्यादा है। कोटा संभाग में एक बड़ी नदी कौन सी है? चंबल। कोटा संभाग या हड़ौती संभाग में सबसे ज्यादा नदियां है। यहाँ मुख्य नदी कौन सी है? चंबल। चंबल की खासियत अपन ने पढ़ी थी कि चंबल जो है वो चौड़ी बहुत कम है, गहरी बहुत ज्यादा है। गहराई चंबल में खूब है, चौड़ाई कम है। तो गहराई कम, चौड़ाई कम होने के कारण चंबल पर राजस्थान में सबसे ज्यादा बांध बने हुए हैं। जगह जगह चंबल पर बहुत सारे बांध, क्योंकि इतनी सी चौड़ाई कम है, आसानी से हमने बांध बना के पानी रोक लिया और पानी खेतों में डाल दिया या बिजली प्रोडक्शन करने लगे। सबसे ज्यादा परियोजनाएं राजस्थान में कौन सी नदी पर है? चंबल, क्योंकि यह चौड़ी कम है। अब चौड़ी कम होने से चंबल के अंदर जो चंबल नदी के अंदर जो ब्रांचें बनेगी, तो उन ब्रांचों के अंदर भी क्या होगा? पानी की मात्रा ज्यादा होगी। अब ब्रांच आगे जाएगी, जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा वैसे वैसे उस ब्रांच का जो कटाव होगा ना वो नाली की तरह होगा, आधी नाली। और आधी नाली को अपन क्या कर देते हैं? अवनली। अवनली का कटाव। चंबल का जो कटाव होगा वो अवनली का कटाव कहलाएगा, गहरा कटाव होगा। अंग्रेजी वर्जन भी ध्यान रखें। एक दो बार मैंने देखा कि सीधा उसने अंग्रेजी में लिख दिया था GULLI गुली रोजन। एक बार सीधे उसने पूछ लिया गुली रोजन से क्या तात्पर्य है, तो अवनली का कटाव को गुली रोजन करते हैं, जो गहरा ज्यादा होता है और इधर उधर कम होता है। चंबल सबसे ज्यादा कटाव करती है, गहराई में कटाव करती है। कोटा में चंबल नदी का अपवाह सबसे ज्यादा है, तो नदियों से कटाव सर्वाधिक काम मिलेगा कोटा को। बरसात चौथा, बरसात से कटाव कैसे होता है? बरसात से कटाव कैसे होता है? तो देखिए ये अरावली की पहाड़ियां हैं। अरावली की पहाड़ियों पर कौन सा जिला बसा है? सिरोही बसा हुआ है, अपने पढ़ा है अभी। उदयपुर बसा हुआ है। अरावली का सर्वाधिक प्रसार कहाँ है? उदयपुर में, सिरोही में। अब यहाँ पहाड़ों पर बरसात होगी तो क्या होगा? पानी तेजी से बह के आएगा, और वो जो पानी तेजी से बह के आ गया वो नीचे मैदान में आकर के और क्या हो जाएगा? एक
परत के रूप में जमा हो जाएगा। आर्य है एक परत के रूप में जमा हो जाएगा और उपजाऊ परत को ढक लेगा। यहाँ उपजाऊ परत बिखर नहीं रही है, यहाँ उपजाऊ परत को अनुपजाऊ परत ढक रही है, वो उपजाऊ परत को ढक देगा। तो ये क्या है, मिट्टी एक तरह से लेयर के रूप में जमा हो रही है। लेयर्स को अपन क्या करते हैं, चादर करते हैं, चादरी कटाव, चादरी कटाव, सीट इरोजन, परतदार कटाव, ये सब किसके लिए यूज होते हैं, बरसात के कटाव। बरसात से होने वाले कटाव को हम चादरी कटाव, परतदार कटाव या सीट इरोजन करते हैं। पहाड़ों से मिट्टी आती है पानी के साथ बहकर और मैदान में लेयर के रूप में वो जमा हो जाती है। सिरोही सबसे ज्यादा फेमस है। तो ये हमारे सामने पहली समस्या होगी, मिट्टी की समस्या, कटाव, मिट्टी की उपजी उपजाऊ परत का बिखर जाना। अब सामने प्रश्न आता है कि हम इस कटाव को कम कैसे कर सकते हैं। असंभव तो है नहीं, आंधी तो आएगी आएगी, थोड़ा बहुत अपनी प्रयास करके, और इसको कम कैसे, जिप्सम यहाँ कैसे, यहाँ इसको कटाव को कम कैसे करें भाई। जो है तो एक तो क्या है, जैसे हमारा खेत है, खेत के चारों तरफ किनारों पर हमने क्या है, झाड़ियां लगा दी, जिसको अपन क्या करते हैं, मेड़बंदी। झाड़ियां लगाने को क्या करते हैं, मेड़बंदी। खेत में मेड़बंदी कर देंगे तो हवा जो आ रही है इधर से, वो ऊपर से तो निकल गई, लेकिन नीचे मेड़बंदी की भी है तो नीचे की जो मिट्टी है उसको बहुत कम उड़ा पाएगी। तो सबसे बढ़िया उपाय है खेत में मेड़बंदी कर दो, ताकि खेत की मिट्टी जो है वो कम से कम बिखरे। हमने मेड़बंदी कर दी। या जनरली हवा पश्चिम के पूर्व की तरफ आती है तो हम लाइनों में जो है वो लाइनों के अंदर हम जो है खेती करें, ताकि हवा इनके बीच में से अवरोध नहीं बने। हवा इधर से आ रही है, हमने जो है इस तरह से पौधे बो रखे हैं, तो बीच में से गैप होगा तो हवा निकल जाएगी। 4 दीवारी नहीं होता, 4 दीवारी खेत में कहां तक करोगे, 10 बीघा खेत 4 दीवारी। मेड़बंदी करो, मेड़बंदी कर दिया। और दूसरा सीढ़ी नुमा खेती कर, सीढ़ी नुमा खेती, सीढ़ी नुमा खेती की, अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए खेत के किनारों पर। तो आजकल एक वर्ड्स और आता है कि हमने खेती भी की है, साथ साथ में वृक्षारोपण भी किया। वृक्षारोपण में हमने वो पेड़ पौधे लगाए जो हमें आर्थिक लाभ देते हैं। तो जैसे यूपी के किसान क्या करते हैं, इधर तो अपने खेती गेहूं की करें और किनारे किनारे क्या करते हैं, वो आम के पेड़ लगा लेते हैं। तो आम के पेड़ से तो हवा की गति कम होगी और फिर आम की फसल भी खेत में आ गई, तो और मिट्टी उड़ना बंद हो गई। खेत में जितने वृक्ष होंगे मिट्टी उड़ी जुड़ जाएगी। तो खेतों के किनारे किनारे जो है वो हम फलदार यूजफुल पेड़ लगा करके कटाव को कम कर सकते हैं। दूसरा हमारे सामने आता है समस्या सेम की समस्या, सेम की समस्या, सेम की शिकायत, सेम की समस्या। सेम की परिभाषा क्या होगी, मिट्टी में जल की अधिकता और मिट्टी में जल की अधिकता। देखिए हमारे पास में इधर ये मिट्टी है, मिट्टी के अंदर अब नीचे जाएंगे तो यहाँ क्या है, नीचे 8, 10, 15 मीटर नीचे जो है हमें इस रेगिस्तानी बेल्ट में विशेषकर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जिप्सम की चट्टानी परत मिली। जिप्सम की चट्टानी परतें हैं इधर अपने रेगिस्तान में, नीचे जिप्सम जमा हुआ, जिप्सम चट्टान की तरह जमा हुआ जिप्सम है, जो एक तरह से पत्थर की चट्टान की तरह हो जाता है। अब क्या है, रेगिस्तानी क्षेत्र में हमने आईजीएनपी नहर को लाए और नहर को लाने के बाद में क्या है, निरंतर पानी देना शुरू कर दिया। किसानों को खेतों में पानी जाता है। अब पानी जा रहा है, पानी क्या है, अगर अपन खेत में ज्यादा दे रहे हैं तो पानी की बूंदे रिस रिस करके मिट्टी के कणों के बीच में से कहाँ पहुंच जाएगी, जिसमें चट्टानी पर पहुंच जाएगी। तो पानी में दिन भर मिट्टी खेत डूबा रहेगा तो पानी तो नीचे जाएगा ही जाएगा। अपने पड़ोस के अंदर कोई व्यक्ति जो है उसने टंकी बना रखी है अपने घर की तरफ में,
बीच में आप चाहे कितना ही सीमेंट करवा लीजिए, सीलन तो आती आती है। तो जब सीमेंट ही नहीं रोक पाती तो ये तो चूने की परत है। पानी नीचे आता रहता है बूंद बूंद करके, और नीचे जिप्सम की परत से सामान्यतः क्या होता है, पानी ये वाटर टेबल पे चला जाता है। यहाँ पानी वाटर टेबल पे नहीं जाता। चूने की परत से टकराने के बाद में पानी धीरे धीरे वापस जो है वो ऊपर आने लगता है, और ऊपर आता हुआ पानी जो है वो सरफेस पर लवण जमा कर देगा। ये पानी मिट्टी में जल की अधिकता हो जाती है, मिट्टी में जल की अधिकता हो जाती है। तो सेम की एक लाइन में डेफिनेशन क्या है, मिट्टी में जल की अधिकता होना और मिट्टी की सतह पर लवणों का जमा हो जाना, ये क्या कहलाता है, सेम कहलाता है। मिट्टी में जल की अधिकता होगी और मिट्टी के सतह पर लवण जमा हो गए, सेम कहलाता है। सेम कहलाता है। जल की अधिकता होना, तो सेम की डेफिनेशन क्या होगी, मिट्टी में जल की अधिकता हो जाना और मिट्टी की सतह पर लवणों का जमा हो जाना, ये सेम कहलाता है। ये हमें कहाँ मिलता है, नहरी क्षेत्र। नहरी क्षेत्र कौन से हैं, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर में खाजूवाड़ा में बहुत सारा क्षेत्र। नहरी क्षेत्रों में सेम की समस्या दिखाई देती है। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि इस सेम की समस्या से छुटकारा कैसे पाएं। तो पहली तो यह है कि हम पानी जो है वो उचित उपयोग करें, अनावश्यक पानी नहीं दें। लेकिन किसान ज्यादातर क्या अशिक्षित है, उनके दिमाग में तो है खेत में जितना पानी ज्यादा डालेंगे फसल उतनी अच्छी होगी, जबकि ज्यादा पानी डालने से खेत खराब हो जाता है, फसल भी कमजोर होगी, खेत भी। तो उचित तरीके से पानी दे, अनावश्यक पानी नहीं दे, और जहां सेम हो गई है उस क्षेत्र के अंदर हम जो है जिप्सम का छिड़काव करें। अब देखिए दोनों जगह जिप्सम वर्ड आ रही है, ध्यान रखना है, जिप्सम दोनों जगह आ रहा है। सेम की समस्या का कारण क्या है, जिप्सम की चट्टानी पर, और सेम का अस्थायी उपचार क्या है, जिप्सम का छिड़काव। खेत में हम जिप्सम का छिड़काव करेंगे तो जिप्सम पानी को भी सोखता है, तो जिप्सम पानी को सोखेगा। जिप्सम का फॉर्मूला कैसा होता है वैसे, CaSO4 2H2, ये होता है, पानी सोखेगा जिप्सम, और जिप्सम जब पानी सोखेगा तो खेत में पानी की मात्रा जो है वो कम हो जाएगी। तो जिप्सम का छिड़काव करके और हम सेम की समस्या का समाधान कर सकते हैं, सेम की समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने और भी प्रयास किए, टेम्परेरी प्रयास तो ये है, और भी प्रयास किए। ऑस्ट्रेलिया से क्या चीज लेकर आए, यूकेलिप्टस का पौधा। ऑस्ट्रेलिया से क्या चीज लेकर आए, यूकेलिप्टस का पौधा, जिसको अपन राजस्थानी भाषा में सफेदा कहते हैं। और नहरी क्षेत्रों में जहां जहां सेम थी, जहां जहां भूमि के अंदर खेतों में पानी की अधिकता थी, जिन किसानों के खेत सेम ग्रसित थे, वहां जो है सफेदे का पौधा लगाया। तो यह सफेदे का पौधा जो है वो पानी सोख लेता है, और इस तरह से पानी सोख लेगा तो पानी की अधिकता कम हो जाएगी, और अधिकता कम होने से सेम अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन यह प्रयोग असफल रहा। असफल क्यों रहा, क्योंकि ये पौधा जो है वो पानी जो है वो अत्यधिक स्वयं सोखता है। अपने आसपास की भूमि के अंदर जो भी पौधे उगे हुए हैं उनको पानी लेने देता, सारा पानी क्या है खुद खींच लेता है। ये तो खड़ा रहा, इसके बीच में जो दूसरे पौधे अपने खेजड़ी, रोईड़ा ये जो आ रहे थे वो सारे मुरझा के खत्म हो गए। तो बल्कि ये तो भूमि को और ज्यादा बंजर बनाने लग गया। ये खुद तो सरवाइव कर रहा है, पानी खींच रहा है, लेकिन दूसरे पौधों को पानी खींचने नहीं देता। और ये अपने को काम का भी नहीं है, अपने तो सिर्फ इतना ही खींचा था कि ये पानी सोख लेगा। सफेदे से न तो कोई फूस मिलता है, न कोई पशु आहार है, न किसी तरह से कोई फायदा नहीं है।
तो ये प्रयोग सरकार ने फिर जो है वो कैंसिल कर दिया। 2002 में 91 में शुरू किया था ऑपरेशन यूकेलिप्टस। 2002 में हमने देखा कि हमारा जो खेजड़ी, जो कि सबसे बहुमूल्य पौधा है राजस्थान का, हमारा राज्य वृक्ष और कल्प वृक्ष है, वो खत्म हो रहा है सफेदी की वजह से, क्योंकि खेजड़ी बहुत ज्यादा यूजफुल पौधा है। राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगी सब्जी किसकी है? किस 1000 रुपये 800 रुपये किलो मिलती है खेजड़ी के लिए। पत्तियां खेजड़ी की जो है वो सबसे बेस्ट पशु आहार। खेजड़ी जो है वो भूमि को उपजाऊ बनाता है, पानी को ऊपर खींच लेता है, आसपास दूसरे पौधे घास को सूखने में हेल्प करते हैं। ये भी एक है। तीसरी समस्या लवणीयता की समस्या है। हमारे यहाँ लवणीयता की समस्या क्या है, क्यों है? लवणीय मिट्टी। ये पास में इधर क्या है? गुजरात है। गुजरात में इधर क्या है? कच्छ का रण है। मानसून जो अरब सागर से आ रहा है, मानसून क्या है? हवा है, अरब सागर से आ रही है, तेजी से उड़ के आ रही है। तो हवा जब कच्छ के दलदल से गुजरती है, जो मानसून उड़ता है कच्छ के दलदल, कच्छ की खाड़ी से, कच्छ के दलदल से, तो हवा जब चलती है तो हवा के साथ में मिट्टी और लवण के कण भी जो है वो उड़ते हैं। भाई यहाँ से तेज आंधी है तो यहाँ जो भी चीज पड़ेगी उसको उठा के ले जाएगी, और वो मिट्टी लवण जो है वो आगे आकर के राजस्थान में बाड़मेर, जालौर, पाली, इधर की तरफ क्या है, ये जैसी हवा की गति कम हुई ये मिट्टी सारी नीचे बढ़ जाती है, लवण सारी नीचे बढ़ जाती है। जो गुजरात के टच में कच्छ के टच का इलाका है, कच्छ का रण लवणीय मिट्टी का क्षेत्र है, जो कच्छ के रण के इलाके के नजदीक का इलाका है वहां हमें लवणीय मिट्टी। तो राजस्थान की मिट्टी में लवणीयता के दो कारण हैं, एक तो गुजरात के कच्छ के रण से आने वाला मानसून, और दूसरा टैथी सागर था कुछ समय, तो ऑलरेडी जो है पानी में लवण ज्यादा है। लवणीयता की समस्या जो है ये भी। ये मिट्टी के प्रकार देख लीजिए, काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, पीली भूरी मिट्टी है, भूरी रेतीली मिट्टी। ये भूरी रेतीली मिट्टी को इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। भूरी रेतीली मिट्टी जो है राजसमंद से इधर की तरफ है। ये जलोढ़ मिट्टी को इसको थोड़ा सा, ये अलवर के अंदर भूरी रेतीली मिट्टी, ये कहाँ से एग्जाम ओरिएंटेड ये सही नहीं है। ये जो है ना भूरी रेतीली मिट्टी ये नीचे आएगी, और ये जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र है ना ये ऊपर आएगा। बालुई मिट्टी, लाल बालुई मिट्टी चलो ठीक है, बालुई दोमट मिट्टी है, लाल काली मिट्टी ये भी सही है, लाल लोमी मिट्टी ये भी सही है, लाल पीली मिट्टी ये भी सही है। एक दो थोड़ा सा ये एग्जाम ओरिएंटेड gk.com, दूसरे वाले निकालो, अगला कर दूंगा इसका पीछे। ये तो वो मनुस्थली में भूरी रेतीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी, लाल काली मिट्टी ठीक है, लाल लोमी मिट्टी ठीक है, पर्वतीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी सही है, भूरी रेतीली मिट्टी सही है, जलोढ़ मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, ये कुछ हद तक ठीक है। इस तक से वो कल लिख लीजिए थोड़ा सा। मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया को, मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया को, मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया को अपक्षरण, मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया को अपक्षरण या अंग्रेजी वर्ड भी नाम रखिए वेदरिंग, अपक्षरण या वेदरिंग कहते हैं। वेदरिंग WEATHERING, मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया को अपक्षरण या वेदरिंग कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। पृथ्वी की ऊपरी चट्टानी परतों पर, पृथ्वी की ऊपरी चट्टानी परतों पर, पृथ्वी की ऊपरी चट्टानी परतों पर हवा, पानी, प्रकाश आदि से
पृथ्वी की ऊपरी चट्टानी परतों पर हवा, पानी, बरसात, प्रकाश आदि से चट्टानों के कण टूटकर अलग होते हैं। चट्टानों के कण टूटकर अलग होते हैं। चट्टानों के कण टूटकर अलग होते हैं और लाखों वर्षों में एक विशेष मिट्टी का निर्माण होता है। लाखों वर्षों में एक विशेष मिट्टी का निर्माण होता है। लाखों वर्षों में एक विशेष मिट्टी का निर्माण होता है। जैसे बलुआ पत्थर सामने बालुई मिट्टी। बलुआ पत्थर से कौन सी मिट्टी बनी? बालुई मिट्टी। बेसाल्ट लावा काली मिट्टी। दूसरा बलुआ पत्थर बालुई मिट्टी, दूसरा बेसाल्ट लावा काली मिट्टी। बेसाल्ट लावा काली मिट्टी, ग्रेनाइट लाल मिट्टी। बेसाल्ट लावा काली मिट्टी, ग्रेनाइट लाल मिट्टी। अवसादी चट्टान जलोढ़ मिट्टी। अवसादी चट्टान जलोढ़ मिट्टी। अवसादी चट्टान जलोढ़ मिट्टी। सेकंड पॉइंट लिखिए, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को PEDOLOGY पेडोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। अध्ययन को पेडोलॉजी। मिट्टी वाले टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से करना क्या है, क्योंकि इससे अभी जो पिछले ट्रेंड्स देखा है 4-5 एग्जाम्स के अंदर मिट्टी में से 4-4, 5-5 क्वेश्चन पूछे थे। अभी जैसे जो एग्जाम में थे वीडियो का इनका 5-5 क्वेश्चन मिट्टी में से देखे थे, इसको बड़े सावधानी से अच्छी तरह से की। पेडोलॉजी PEDOLOGY 4-5 क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। पेडोलॉजी करते हैं। PEDOLOGY पेडोलॉजी करते हैं। आगे लिखिए, मिट्टी की समस्याएं। मिट्टी की समस्याएं। मिट्टी की समस्याएं। पहली समस्या लिखिए, अम्लीयता क्षारीयता। अम्लीयता डैश क्षारीयता। मिट्टी की समस्याएं, अम्लीयता डैश क्षारीयता। तो इसमें लिखिए, pH ब्रैकेट में पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। pH पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। pH के आधार पर मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है। pH के आधार पर मिट्टी को 2 हिस्सों में या 2 भाग में बांटा गया है। pH के आधार पर मिट्टी को 2 भाग में बांटा गया है। पहला लिखिए, अम्लीय मिट्टी 0 से 7 pH बांटा गया है। अम्लीय मिट्टी 0 से 7 pH। 0 से 7 pH। अम्लीय मिट्टी 0 से 7 pH। क्षारीय मिट्टी 7 से 14 pH। क्षारीय मिट्टी 7 से 14 pH। लवणीय मिट्टी भी कर दीजिए साथ में, 7 से 8.5 pH। लवणीय मिट्टी 7 से 8.5 pH। 7 से 8.5 pH। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, 7 pH उदासीन मिट्टी होती है। 7 pH में उदासीन मिट्टी होती है। 7 pH में उदासीन मिट्टी होती है। उदासीन मिट्टी होती है। खेती उदासीन मिट्टी में की जाती है। खेती उदासीन मिट्टी में की जाती है। जनरली हम जो खेती करते हैं वो उदासीन मिट्टी में करते हैं। खेती
उदासीन मिट्टी में की जाती है। उदासीन मिट्टी में की जाती है। अम्लता होने पर, इसी नेक्स्ट पॉइंट, इसी में मिट्टी में अम्लता होने पर, मिट्टी में अम्लता होने पर, मिट्टी में अम्लता होने पर चूने का प्रयोग, चूने का प्रयोग, अम्लता होने पर चूने का प्रयोग, क्षारीयता या लवणीयता होने पर जिप्सम का प्रयोग कर, क्षारीयता या लवणीयता होने पर जिप्सम का प्रयोग कर, क्षारीयता या लवणीयता होने पर जिप्सम का प्रयोग कर मिट्टी को सामान्य बनाते हैं। क्षारीयता लवणीयता होने पर जिप्सम का प्रयोग कर, क्षारीयता लवणीयता होने पर जिप्सम का प्रयोग कर मिट्टी को सामान्य बनाते हैं। दूसरा लिखिए, कटाव की समस्या। कटाव, कोमा अपरदन, कटाव का दूसरा नाम अपरदन। पहला लाइन लिख लीजिए, इसे मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। कटाव या अपरदन को मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु, मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है। मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का, मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का, ऊपरी उपजाऊ परत का बिखर जाना कटाव कहलाता है। ऊपरी उपजाऊ परत का बिखर जाना कटाव कहलाता है। ऊपरी उपजाऊ परत का बिखर जाना कटाव कहलाता है। बासठ प्रतिशत मिट्टी जो है वो कटाव से खराब होती है। 62%, 62, कटाव का योगदान कितना है? 62%। 62% कटाव 62% मिट्टी में, कुल कटाव में 60, मिट्टी की कुल समस्याओं में कटाव का योगदान कितना है? 62%। बाकी जो 38% है उसमें अम्लता, क्षारीयता, पशु चराई, वो सब आ जाता है। मिट्टी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कटाव। कटाव की समस्या 62% है। कटाव की समस्या 62% है। कटाव 4 प्रकार से होता है। कटाव 4 प्रकार से होता है। पहला लिखिए, आंधियां। आंधियां, आंधियां, आंधियां या वायु, दोनों एक ही चीज है। आंधियां या वायु 43% कटाव आंधियों से है। 43% कटाव आंधियों से होता है। 43% कटाव आंधियों से होता है। आंधियों से होता है। सर्वाधिक आंधियों से कटाव, आंधियों से कटाव जैसलमेर में, न्यूनतम धौलपुर में है। आंधियों से सर्वाधिक कटाव जैसलमेर, न्यूनतम धौलपुर। आंधियों से सर्वाधिक कटाव जैसलमेर, न्यूनतम धौलपुर। न्यूनतम धौलपुर। दूसरा लिखिए,
पशु चराई का योगदान है 7.4%। पशु चराई योगदान 7.4%। 7.4%। पशुओं में बकरी सर्वाधिक कटाव करती है। पशुओं में बकरी सर्वाधिक कटाव करती है। पशुओं में बकरी सर्वाधिक कटाव करती है। पशु चराई रेगिस्तान के फैलाव और उत्पत्ति का मुख्य कारण है। पशु चराई रेगिस्तान के फैलाव, पीछे वाला क्या, पशुओं में बकरी सर्वाधिक कटाव करती है। पशु चराई रेगिस्तान की उत्पत्ति और फैलाव का प्रमुख कारण है। रेगिस्तान की उत्पत्ति और फैलाव का प्रमुख कारण है। पशु चराई रेगिस्तान की उत्पत्ति और फैलाव का प्रमुख कारण है। नदियां योगदान 6.1 नदियों का योगदान 6.1 नदियों में चंबल सर्वाधिक कटाव करती है। नदियों का योगदान 6.1 चंबल सर्वाधिक कटाव करती है। चंबल सर्वाधिक कटाव करती है। चंबल के कटाव को अवनलिका अंग्रेजी नाम भी ध्यान रखिए, GULLY। चंबल के कटाव को अवनलिका गुली कटाव कहते हैं। गुली लास्ट लिख लीजिए। बरसात, चंबल में लिख लीजिए कोटा। नदियों में सर्वाधिक कटाव कहाँ होता है? कोटा के अंदर। बरसात, अरावली की पहाड़ियों में बरसात होने पर अरावली की पहाड़ियों में बरसात होने पर मिट्टी मैदानों में परत के रूप में जमा हो जाती है। मिट्टी मैदानों में परत के रूप में जमा हो जाती है। मैदानों में परत के रूप में जाओ, इसे चादरी कटाव या परतदार कटाव कहते हैं। इसे चादरी कटाव, चद्दर वाला चादरी कटाव या परतदार कटाव कहते हैं। जिला सिरोही में सबसे कल इस मांगे